यानी 17वीं शताब्दी में यूरोप में ये बहस चलती है कि क्या आधुनिक संस्कृति शास्त्रीय संस्कृति से अर्थ है वहां पर यूनानी संस्कृति, रोमन संस्कृति, जो एथेंस और स्पार्टा की संस्कृति थी, उससे बेहतर है। यानी यूरोप इस सवाल पर बहस करने के लिए अपने आप को 17वीं सदी के आसपास तैयार करने लगता है या शुरू कर देता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, हम बहस में तब आते हैं जब कोई चीजें हमसे पूर्व में घट चुकी होती है या हमारे समय में घटने लगती है। हम बहस के साथ किसी नई चीज के घटने की प्रक्रिया पर बात नहीं करते। जब कुछ घट चुका होता है तब हम उस बहस में उतरते हैं। तो यूरोप इस बहस में 17वीं शताब्दी में उतरता है कि क्या आधुनिक संस्कृति शास्त्रीय संस्कृति से बेहतर है। यूरोप में दरअसल आधुनिकता के 3 चरण स्वीकारे गए, 3 स्टेजेस स्वीकारे गए। पहला कहा गया आरंभिक आधुनिकता। आरंभिक आधुनिकता का समय माना गया कि 1500 यानी 16वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक, 1500 से लेकर के 1780 1790 तक का जो समय है उसे माना गया कि आरंभिक आधुनिकता है। दूसरा कहा गया शास्त्रीय आधुनिकता, क्लासिकल मॉडर्निटी। शास्त्रीय आधुनिकता, और इसका समय कहा गया कि 18वीं सदी से लेकर के मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का समय तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास का समय, 1920 के आसपास तक का समय। आर्थिक मंदी से पूर्व का समय जो है वह माना जाता है शास्त्रीय आधुनिकता का, क्लासिकल मॉडर्निटी का। और फिर उसके बाद समय माना जाता है वहां उत्तर आधुनिकता। अब तो पश्चिम में उत्तरोत्तर आधुनिकता की बात की जाने लगी है, उत्तर आधुनिकता। बहरहाल तो ये 3 स्टेजेस यूरोप में माने गए, पश्चिम में माना गया कि आधुनिकता के 3 चरण हैं। आरंभिक आधुनिकता 1500 से लेकर के मोटे तौर पे 1790 या 1800 ईस्वी तक। शास्त्रीय आधुनिकता यानी क्लासिकल आधुनिकता, यानी 1800 ईस्वी से लेकर के 1920-25 तक का समय, यानी 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों का। और फिर एक चरण माना गया उत्तर आधुनिकता का, यानी आर्थिक मंदी से लेकर के बाद का दौर। अब हम यह समझने की कोशिश करें कि जो आरंभिक आधुनिकता या शास्त्रीय आधुनिकता क्या है, क्योंकि यदि इन चीजों को समझेंगे तभी हम उत्तर आधुनिकता और या इससे पहले की जो हमारा जो विषय है आधुनिकतावाद, उसे समझने में सक्षम हो पाएंगे कि आरंभिक आधुनिकता क्या थी। जो समय 1500 से 1800 ईस्वी तक का समय है, इसका आप जानते हैं। मैं बहुत संक्षेप में आगे बढ़ूंगा कि यूरोप में यह धार्मिक सुधार आंदोलन का समय है, पुनर्जागरण का जिसे समय कहा गया आरंभिक दौर में, और बाद के दौर को इनलाइटनमेंट का, ज्ञानोदय का समय कहा गया। तो ये धर्म सुधार आंदोलन का समय है। ये अज्ञानता से, तर्कहीनता से मुक्ति का समय है। कैसे अज्ञानता से मुक्ति है या तर्कहीनता से मुक्ति है, अगर इस पर बात करें आप, कुछ ये पूरा जो समय है यानी 1500 से लेकर के 1800 तक का समय, इसे आप ध्यान में रखिएगा तो आप पाएंगे कि यही समय न्यूटन का है, यही केपलर का समय है, कोपरनिकस का समय है। यही समय है जब एक तरह से औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाता है, शुरू होने लगता है, और शास्त्रीय आधुनिकता में इसका और विकास होता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उसका समय यही समय है। तो एक और तो जो धार्मिक सुधार का आंदोलन चला था, और धर्म सुधार के आंदोलन के साथ ये बात हुई कि राज्य को अब धर्मनिरपेक्ष होना है। धर्म की आंतरिक शुद्धि का मामला हुआ और राज्य
सत्ता अब धर्म चालित नहीं होगी। फिर आप याद कीजिए कि इंग्लैंड में भी मैग्ना कार्टा का दौर आता है कि चीजें अब व्यवस्थित हो और उस व्यवस्था के मूल में इंसान हो, मनुष्य हो, मनुष्य की स्वतंत्रता हो। तो कई चीजें एक साथ घट रही हैं, जिसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या धार्मिक जागरण का आंदोलन कहा जा रहा है। एक जगह एक तरफ राज्य की सत्ता को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, विज्ञान अपने प्रसार की ओर है, शोध, अनुसंधान या प्रकृति को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश है कि सेब ऊपर क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया, चक्कर पृथ्वी लगाती है कि सूर्य लगाता है, सौर मंडल क्या है, तारे कैसे हैं, पृथ्वी यानी सृष्टि के, प्रकृति के रहस्यों को समझने की शुरुआत या कोशिश। ये दरअसल ये पूरा जो चरण है, इसे आप कहिए कि ज्ञान कांड का है। यही बाद में चलकर के जिसे इनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञानोदय का दौर कहते हैं, जो शास्त्रीय आधुनिकता के समानांतर एक तरह से विकसित होता है। तो गणित का विकास, ज्योमेट्री का विकास, खगोल शास्त्र का विकास, शरीर विज्ञान का विकास यानी स्वास्थ्य विज्ञान का विकास, यह पूरा इस दौर में घटता है। इस आरंभिक आधुनिकता के दौर में जो मान्यताएं थी, जो विश्वास थे, उनका परीक्षण किया जाता है और उन परीक्षणों के लिए कसौटियां विकसित की जाती हैं। उन कसौटियों को तर्क के आधार पे, प्रयोगशाला के आधार पे, भाई कोई परीक्षण तब तक सफल नहीं कहा जाता जब तक कि वह किसी सामान्य एक समान स्थितियों में वह परीक्षण यदि दोहरा न दिया जाए। तो वैज्ञानिकता यही है, तर्क यही है कि यह हो नहीं सकता कि पृथ्वी स्थिर हो और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हो। यह हो नहीं सकता कि ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के अनुरूप चीजें बदल जाती हो। तो तर्क को केंद्र में रख करके अपने परिणाम को दोहराने की कोशिश, परिणाम के परीक्षण की कोशिश, ये पूरा जो दौर है आरंभिक आधुनिकता का, वो ज्ञान को सृजित करने और पुनः सृजित करने की कोशिश का दौर है। यानी अज्ञानता और तर्कहीनता से मुक्ति, धर्म की केंद्रीयता से मुक्ति, ज्ञान की केंद्रीयता के प्रति स्वीकार्य भाव, ये इसका मूल एक तरह से लक्षण है। और इसी के साथ देखिए जिसे हम शास्त्रीय आधुनिकता कहते हैं, वो यानी जो क्लासिकल मॉडर्निटी है, वह इसी जो आरंभिक आधुनिकता उसी के बीच से जन्म होता है इसका। आपने देखा कि यहाँ पर जोर ज्ञान पर है, यहाँ पर जोर खोज पे है, यहाँ पर जोर ईश्वर को किनारे करके राज्य को आगे करने पर है। तो ये जो शास्त्रीय आधुनिकता है, इस आधुनिकता यानी 1800 ईस्वी से मोटे तौर पर हम लोग लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के आसपास का समय, यह समय देखिए वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे कि इस समय उत्पादन बढ़ता है, औद्योगिक क्रांतियां होती हैं और इनके साथ साथ ही राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास होता है, राष्ट्रवाद का विकास होता है। वो पश्चिम से लेकर के समूचे विश्व में उसका प्रसार होता है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का। यहाँ तक कि भारत जैसा देश, वह भी उस नए किस्म के राष्ट्र राज्य की अवधारणा से अब एक नए सिरे से, एक नए बंधन में बांधा जाता है। क्योंकि भारतीय राष्ट्र राज्य और जो पश्चिमी राष्ट्र राज्य है, इसकी अवधारणा में मूलभूत अंतर है। धर्मनिरपेक्षता को एक
मूल्य के रूप में स्थापित किया जाता है। आप देखें कि यही दौर मार्क्सवाद का है, यही दौर जनतंत्र की बात करने का है, यही दौर समानता की बात करने का है, नागरिक अधिकारों की बात करने का यही दौर है, शोषण से मुक्ति की बात करने का यही दौर है। यानी आधुनिकता, उस आरंभिक आधुनिकता ने जिस विज्ञान और ज्ञान पर बल दिया और उस विज्ञान ज्ञान पर बल के साथ जिस बाजारीकरण या उत्पादन की प्रक्रिया ने 18वीं सदी में जोर पकड़ा और उस 18वीं सदी में उस उत्पादन की प्रक्रिया यानी बाजार के विकास ने राष्ट्रवाद के विकास का, राष्ट्र राज्य की संरचना के विकास का, औद्योगिकरण की प्रक्रिया का, मशीनीकरण की प्रक्रिया को विकसित किया और उस मशीनीकरण की प्रक्रिया ने स्वभावतः कुछ दुर्गुणों को भी विकसित किया। शोषण का एक नया अध्याय या पूंजीवादी शक्तियों का उभार होता है और फिर उन पूंजीवादी शक्तियों के संतुलन में मार्क्सवाद या साम्यवाद जैसी विचारधारा भी हमारे सामने उपस्थित होती है। तो एक तरह से देखें कि ये जो आधुनिकता है ये एक द्वंद्वात्मक चरित्र के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। यह द्वंद्वात्मक चरित्र आरंभिक आधुनिकता में भी है और इस शास्त्रीय आधुनिकता में भी है। जिस उत्पादन की प्रक्रिया पर बल था उसी उत्पादन की प्रक्रिया ने शोषण के नए रूपों को भी विकसित किया और फिर शोषण के नए रूपों को काउंटर करने के लिए एक तरह से नई विचारधारा, शोषणहीन समाज की विचारधारा भी हमारे सामने उपस्थित होती है। अगर यदि आप देखेंगे, मैं जिस बात को एडॉर्नो ने खासतौर से इसे रेखांकित करने की कोशिश की है कि आधुनिकता ने जिस रूढ़ी को तोड़ने की घोषणा की वह स्वयं में आगे चलकर एक रूढ़ी बन जाती है कि खोज ने, वैज्ञानिक उपलब्धियों ने, तकनीक ने, पूंजी ने, आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके पहले भी देखेंगे कि उपनिवेशों के विस्तार या उपनिवेश बनाने की जो प्रक्रिया है, तानाशाही है, आर्थिक होर है, मतलब कितना अजीब रिश्ता है कि आधुनिकता की शुरुआत जिन चीजों से लड़ते हुई थी, जिस मध्य युग से आप मुक्ति की बात करते हुए आधुनिक बनने की शुरुआत कर रहे थे, आधुनिकता में देखें कि वे चरण फिर से उपस्थित होने लगते हैं। युद्ध भी, तानाशाही भी, सांप्रदायिकता भी, आर्थिक होर भी, तो इन सभी स्थितियों के समानांतर यदि हम साहित्य में आधुनिकता के लक्षण को पहचाने तो यह रोमांटिसिज्म का दौर है, स्वच्छंदतावाद का दौर है, क्योंकि इसके केंद्र में जो जहां से बात शुरू हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी, रहस्य को जानने की बात शुरू हुई थी, मनुष्य को की स्वतंत्रता की बात शुरू हुई थी, मनुष्य की निजता की बात शुरू हुई थी, तो ये बंधनों को तोड़ने की कोशिश थी। जो मान्यताएं थी, जो परिभाषाएं थी, जो व्याख्याएं थी, उन्हें खंडित करने की कोशिश थी। तो यह किस्म का स्वच्छंदतावाद था। स्वच्छंदतावादी साहित्य लिखा गया, आदर्शवाद की भी बात हुई, मानवतावाद की बात हुई, प्रकृति की बात हुई, और ये यूरोप में आप देख सकते हैं और उसकी अनुगुंज या उसका आप कहें कि एक रूप आपके हिंदी साहित्य में भी दिखाई देता है। यानी कुल रूप में यदि हम अपनी बात समेटने की कोशिश करें कि आधुनिकता के तत्व क्या थे या क्या हैं, तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम अपनी बात समेट सकते हैं कि आधुनिकता के केंद्र में विज्ञान पहला, कि आधुनिकता के केंद्र में विज्ञान है, तर्क बुद्धि है, प्रगति की इच्छा है, मानवीय कार्य को महत्व दिया गया,
ईश्वरीय कार्य के लिए स्थान नहीं रखा गया, मानवीय कार्य को महत्व दिया गया। यही मानवीय कार्य को महत्व देना ही अपने उस परंपरा से अपने आप को अलग करना है। ये प्रश्नीयता है, एक किस्म की का सवाल है। सवाल है, जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं से असहमति है। तो इंसानी वजूद को, इंसान को उपस्थित करना, यही स्वच्छंदतावाद है। बंधन को तोड़ना, मनुष्य की निजता को, मनुष्य के सम्मान को, मनुष्य के व्यक्तित्व को पहचानना। आधुनिकता ने इसके लिए संभावना, इसके लिए जमीन तैयार की। धर्मनिरपेक्षता, निजी और सार्वजनिक का भेद, कि एक अंतर हो निजी होने में और सार्वजनिक होने में। न्याय, स्वाधीनता और मुक्ति की इच्छा। तो कुल मिलाकर के ये वे तत्व है, ये जिसे हम आधुनिकता के की उपलब्धि के रूप में या आधुनिकता के लक्षण के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसी आधुनिकता से किस प्रकार से आधुनिकतावाद का विकास होता है। जब आधुनिकता और आधुनिकतावाद के बीच अंतर करने की कोशिश की जाती है, तो एक बहुत मोटा उदाहरण देकर के हम लोग समझें, कैसे समझेंगे इसके अंतर को। और हिंदी साहित्य के हवाले से समझे तो हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जो भारतेंदु युग है वो हमारे लिए आधुनिकता का लक्षण है, वो आधुनिकता की पहचान है, आधुनिकता का परिचायक है। और जब आप प्रयोगवाद से बात करते हैं तो वो आपका आधुनिकतावाद है। दोनों के बीच, आधुनिकता और आधुनिकतावाद के बीच अंतर हम इस प्रकार, इस उदाहरण से मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि भारतेंदु का युग जो राष्ट्रवाद का युग है, नेशनलिज्म का युग है, वह स्त्री सुधार का युग है, वह जागरण का युग है, वह प्रश्न का युग है, वह अतीत के बंधनों से मुक्ति का युग है, वो ज्ञान के प्रति ललक का युग है, वो मनुष्य की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला युग है, और मनुष्य की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता की बात करने का युग है। तो वह आधुनिकता का युग है। और इसी के अंतर सूत्रों से, इसी के बिंदुओं से, इसी के कारकों से आगे चलकर के आधुनिकतावाद का विकास कैसे होता है। अभी भी हमने बात की और मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं एक तरह से। जब आपने मनुष्य की निजता की बात की, जब मनुष्य की मुक्ति की बात की आधुनिकता में, और मनुष्य की मुक्ति के साथ साथ उत्पादन की भी बात हुई, प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है, तो एक विशेष किस्म की भाव दशा बढ़ती है, एक विकसित होती है वो भाव दशा। वह भाव दशा जो मनुष्य को अपने अस्तित्व के प्रति ज्यादा सचेत बनाती है। हमारा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित होने के लिए नहीं है, या हमारा जीवन किसी राजा के चरणों में समर्पित होने के लिए नहीं है। यह चेतना तो आधुनिकता ने दे दी। अपने जीवन पर मेरा अधिकार है, अपने जीवन को जीना मेरा लक्ष्य होना चाहिए, यह चेतना तो आधुनिकता ने दे दी। लेकिन यह चेतना एक दौर के बाद, एक सीमा के बाद, उद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ, मशीनीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ एक विशेष भाव दशा में, एक विशेष बौद्धिक स्थिति में परिणत हो जाती है, जहां हम एकाकीपन में, हम अपने घर में भी अकेले हो जाते हैं, भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं, जहां तमाम मान्यताएं तो पुरानी मान्यताएं पहले भी प्रश्नांकित थी, लेकिन स्व केंद्रित होने की, स्व की तलाश में मनुष्य स्व केंद्रित होता जाता है, और नैतिकता, परंपरा, ये सारी चीजें स्थगित होती जाती है। नैतिकता के लिए, परंपराओं के लिए जिस प्रकार का एक तरह से कहें कि चेक वॉल्व रखा था आधुनिकता ने, कि जो अच्छी चीजें होंगी हम उन्हें स्वीकारेंगे, आधुनिकतावाद ने कहा कि किसी भी नैतिकता को, कोई भी नैतिकता एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, वह पूर्ण हो।
सब कुछ रिलेटिव है, सापेक्ष है। सदा सत्य बोलो एक मूल्य है। यह मूल्य जो आधुनिकता से पहले से भी था, आधुनिकता ने इसे चेक किया और कहा कि हाँ बिल्कुल सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आधुनिकतावाद कहता है कि सदा सत्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सत्य हमेशा रिलेटिव होता है, सत्य सापेक्ष होता है, झूठ भी सापेक्ष होता है। तो आधुनिकता ने जो एक चेक वाल्व रखा था कि हम इसको चेक करेंगे, हमें सही लगेगा, हम परीक्षण करेंगे तो हम इसे स्वीकार लेंगे। पहले की चीज जो परंपरा की चीज है, आधुनिकतावाद ने कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, सच कुछ नहीं होता, झूठ कुछ नहीं होता, वो रिलेटिव है, वो व्यक्ति सापेक्ष है। इसने मनुष्य को इतना स्व केंद्रित बनाया कि आप जानते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है 5वें माले का फ्लैट जैसी कहानी। किनकी कहानी है, कोई बताएंगे आप में से? 5वें माले का फ्लैट किनकी कहानी है? कोई? स्मिता, प्रमोद, मोहन राकेश की कहानी है 5वें माले का फ्लैट। छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव जी धन्यवाद। अब इन कहानियों को आप पढ़े, इन कहानियों से गुजरते तो ये वही उसी आधुनिकता वो एकाकीपन की, अकेलेपन की, भीड़ में होने के साथ के बावजूद, परिवार में होने के बावजूद अपनी दुनिया में होना। तो यह स्व की तलाश, खुद की तलाश। आधुनिकता ने यह बात कही थी कि कुछ नयापन हो, नयापन का आग्रह था उसका, क्योंकि वह खोज करनी है, खोज करके कुछ नया लाना है, नए ज्ञान का सृजन करना है। आधुनिकतावाद ने नएपन का तो आग्रह रखा, लेकिन हमारा नया और आपका नया भिन्न होगा, हमारा अनुभव और आपका अनुभव भिन्न होगा, कोई सार्वत्रिक सार्वभौमिक अनुभव हो, ऐसी व्याख्याओं को नकार दिया। तो यह जो आधुनिकतावाद है, जिसका जन्म, जिसकी कहे कि जिसकी निर्मिति आधुनिकता के भीतर से ही होती है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया से, मशीनीकरण की प्रक्रिया से, राष्ट्र राज्य की अवधारणा से, युद्ध और विस्तार से, और इन सबको आप यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हिंदी साहित्य में मोटे तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय को आधुनिकतावाद से जोड़ करके, आधुनिकतावादी भावधारा से जोड़ करके देखा जाता है कि यह वह समय है जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी नगर केंद्रित व्यवस्था विकसित होती है, नगर विकसित होने लगते हैं, गांव से आबादी का पलायन होता है, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था दोनों शहर केंद्रित होने लगते हैं, शिक्षा का प्रसार होता है, विज्ञान और सूचना का प्रसार होता है। तो इसने एक ऐसी सामाजिक संरचना हमारे यहाँ विकसित की, जिस सामाजिक संरचना में मनुष्य का निरंतर एकाकी होते जाना, मनुष्य का अपने अस्तित्व के प्रति, अपने के प्रति, स्वयं के प्रति, स्व के प्रति, माफ कीजिए, बहुत चेतनशील होना, और इस चेतना ने उस आधुनिकता की अवधारणा को प्रश्नांकित भी किया, और उस मूल्यबोध यानी पुराना जो मध्ययुगीन मूल्यबोध से तथाकथित रूप में कहा जाता था, उससे तो अपने आप को अलग किया ही। इसमें कल्पना के लिए स्थान न रहा, इसमें भावुकता के लिए स्थान न रहा। इसलिए आप देखेंगे कि प्रयोगवाद को यदि एक तरह से काउंटर के रूप में देखा जाता है तो प्रगतिवाद से ज्यादा छायावाद के काउंटर के रूप में देखा जाता है।
भावुकता है, वह जो कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता, उस भावुकता के स्थान पर एक किस्म की बौद्धिकता जगह लेती जाती है। आधुनिकतावाद ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अगर इसकी हम प्रवृत्तियों की बात करें और तब फिर हम लोग साहित्य में आधुनिकतावाद को कैसे, कुछ बातें अभी हम लोगों ने की भी है, उसे फिर बिंदुवार हम लोग दोहरा लेंगे। जो इनलाइटनमेंट का दौर था, जो ज्ञानोदय का दौर था, उसने देखिए एक तरह से पूरे वैश्विक स्तर पे महामानवों की प्रस्तुति की, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी। आपके यहाँ गांधी होते हैं, वहां लेनिन होते हैं, कहीं मार्टिन लूथर किंग होते हैं, कहीं आइंस्टाइन होते हैं, यानी एक रोल मॉडल्स खड़ा किया था। तो ये जो आधुनिकता थी, उसने महावृत्तांत रचने की कोशिश की थी, एक बड़े रूपक को प्रस्तुत किया था, ऐसी कहानियां गढ़ी गई या ऐसी कहानियां प्रस्तुत की जो मनुष्य के सामने आदर्श उपस्थित करें। आप अपने द्विवेदी साहित्य को देखिए, वह कोशिश की तो है आदर्श उपस्थित करने की, प्रेरक तत्व उपस्थित करने की, प्रेरित करने की, वो जागरण की कोशिशें ही तो है। लेकिन जो आधुनिकतावाद है, इस आधुनिकतावाद ने इन कोशिशों को ही प्रश्नांकित किया। इसने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि सच कुछ नहीं है, झूठ कुछ नहीं, इंसान की, मनुष्य की कोई आदिम प्रवृत्ति नहीं होती, कोई आदिम प्रकृति भी नहीं होती। आदिम प्रकृति नहीं होने का मतलब, एक मनुष्य एक ही क्षण में सच्चा भी हो सकता है, एक मनुष्य एक ही क्षण में झूठा भी हो सकता है। यानी जो इंसान, यानी वह जो, आप देखिए आधुनिकतावाद, माफ कीजिए, आधुनिकता के दौर में कोशिश थी प्रकृति के रहस्य को समझने की और मनुष्य को समझने की। अब वह कोशिश, समझने की कोशिश, मनुष्य के रहस्य को, आंतरिक रहस्य को जानने की कोशिश एक ऐसे क्षेत्र में ले जाते हैं जिसे अज्ञेय के शब्दों में लिखे कहें तो अंतर्गुहावासी, भीतर की परतें कितनी पहचान में आ सके, अपनी चेतना के प्रति कितने सजग हो सके। तो मूल्यहीनता, यानी कोई मूल्य सार्वत्रिक हो, कोई मूल्य सार्वभौम हो, यह आवश्यक नहीं। हर विचार को संशय की दृष्टि से देखना, संशय की दृष्टि से देखने का अर्थ कि कोई विचार प्रश्न से परे नहीं। व्यक्ति की प्रमुखता, व्यक्ति के स्व की प्रमुखता, तात्कालिकता। देखिए, समय, आधुनिक होने में ही समय का बोध था, लेकिन यह जो समय का बोध था आधुनिकता का, वह अपने अतीत से एक प्रश्न करता था। यह जो तात्कालिकता है आधुनिकतावाद की, इसमें उस प्रश्न की प्रवृत्ति को किनारे रख दिया गया और स्वयं को, या जिस क्षण में है उस क्षण के साथ ही अपनी पूरी नियति को बांध लेने की कोशिश की गई। यानी धर्म के लिए, नैतिकता के लिए, मूल्यों के लिए, क्योंकि इनके प्रति, इन्हें सार्वत्रिक और सार्वभौमिक नहीं माना गया, इसलिए इनका निषेध किया गया, इन्हें प्रश्नांकित किया गया। स्व की बात है, स्व की चेतना की बात है, इसलिए स्व के दमन की कोशिश को भी इसमें नकारा गया। चाहे किसी प्रकार का सामाजिक दमन हो, नैतिक दमन हो, वैचारिक दमन, चूंकि शुरुआत यहाँ स्व से, केंद्र में स्व है, स्व को, अपने स्व को दबाना नहीं है, उसका दमन नहीं करना है। तो उसकी एक बहुत छवियां इस रूप में भी दिखाई देती हैं कि कोई वैचारिक दमन हो या सामाजिक दमन हो या नैतिक दमन हो, उसे नहीं स्वीकारना है।
आधुनिकतावाद। और इस पर बात करते हुए अगर यूरोप का हवाला ले तो वहां यूरोप में टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड के साथ ये बात शुरू होती है और फिर आगे चल करके एक लंबी परंपरा कामू और दूसरे लेखकों में दिखाई देती है। लेकिन जो आधुनिकतावाद अपने हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो कला या साहित्य, अब कहा गया कि कला कला के लिए, और कला कला के लिए इसलिए कहा गया है कि जो रचनाकार है, जो कलाकार है, वह अपने स्व के प्रति चेतस है, और जो स्व के प्रति चेतस है वह किसी मूल्य को अपने लिए आदर्श नहीं मान रहा, मूल्य को अपना बेंचमार्क, अपना आधार नहीं बना रहा। उसकी रचना सर्वांता सुखाय न हो, उसकी रचना परांता सुखाय न हो, ये लक्ष्य उसका है ही नहीं स्व के लिए। और यह भी लक्ष्य नहीं है कि यह स्व किसी दूसरे का भी स्व हो जाए। तुलसीदास जब स्व की बात करते हैं तो यह एक इच्छा तो है ही कि यह स्व सबके कल्याण के लिए हो जाए। आधुनिकतावादी रचनाकार इस लोभ से अपने आप को मुक्त करता है, इसलिए उसकी कला नितांत वैयक्तिक कला है, वह नितांत कला के लिए ही है, और इसी कारण से वह अमूर्त होने के खतरे को या अमूर्त होने की स्थिति को लिए भी तैयार है। कला बाह्य से जुड़ी हो, क्योंकि स्व की केंद्रीयता है, इसलिए कला रचना बाह्य से जुड़ी हो यह आवश्यक नहीं। वह एक क्षण की रचना हो सकती है, और एक क्षण के भीतर भी चूंकि कई भाव दशाएं हो सकती हैं, तो वह आवश्यक नहीं कि उस हर एक भाव दशा को वह प्रस्तुत कर ही दे। स्वभावतः जब इतनी स्थितियां हैं तो कला की सामाजिक प्रयोजनशीलता, सामाजिक उपादेयता की कोई अनिवार्यता अब नहीं रही। साहित्य किसी के प्रति जवाबदेह हो यह भी जरूरी नहीं समझा गया। लेखक और पाठक के बीच संबंध हो यह भी जरूरी नहीं समझा गया। साहित्य को अपने आप में स्वायत्त माना गया, या किसी भी कला को, एक पेंटिंग को माना गया अपने आप में स्वायत्त। भूल जाइए कि यह किसकी रचना है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो न कही। तो ये जो आधुनिकतावादी पाठ है इस रचना का, आगे चल करके हम लोग इसी से देखते हैं कि हम देखेंगे, इसी में हम आप उत्तर आधुनिकता पर प्रवेश करेंगे तो इस बात को और समझेंगे। ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, जब दरिदा इसका पाठ करते हैं, विखंडन करेंगे तो कैसे करेंगे। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो न कही। तो आधुनिकतावादी पाठ कहता है, पाठक कहता है, या विश्लेषक इन पंक्तियों कहता है कि आप भूल जाइए कि निराला की पंक्तियां हैं। क्यों याद किए हुए कि आप निराला की पंक्तियां। एक लेखक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है रचना के लिए। एक रचना अपने रचे जाने के बाद, रचे होने के बाद उस लेखक की केंद्रीयता को वो स्थगित कर देती है। साहित्य अपने आप में स्वायत्त है, वह अपने आप में पूर्ण है, कला अपने आप में पूर्ण है। जरूरी नहीं कि वो आपको समझ में आए, जरूरी नहीं कि आप जिस तरह से समझ रहे हैं वो दूसरा भी उसे उसी तरह से ग्रहण करे। यानी रचना की स्वायत्तता, और रचना की स्वायत्तता के साथ साथ जो पाठक है, जो दर्शक है, जो है उसकी भी स्वायत्तता, क्योंकि केंद्र में ही स्व है। और इसी से जुड़ी हुई बात देखें, प्रयोग के लिए, नवीनता के लिए, नएपन के लिए इसमें जगह मिलने लगती है। अब नयापन आप याद कीजिए, निराला की पंक्तियां ताक कम सिनवारी सिनवारी सिनवारी। आप समझिए, समझने का प्रयास करें। प्रयोग है, नयापन है, और कोई जरूरी नहीं है कि इस रचना
को पढ़ते हुए हम उसका अर्थ भी ग्रहण करें, उसके अर्थ से भी हमारा परिचय हो जाए। तो एक रचना की स्वतंत्रता और रचना की लेखक के साथ अनिवार्यता, ये दोनों तत्व आधुनिकतावाद के मूल में उपस्थित हो जाते हैं। समाज के साथ रिश्ता कैसा है, रचना का लेखक के साथ रिश्ता और व्यक्ति का समाज के साथ रिश्ता कैसा हो, इसका बहुत सुंदर उदाहरण आप जानते हैं, नदी के द्वीप शीर्षक कविता। सही है, बना है, गढ़ा है, सब कुछ तुमने गढ़ा है, लेकिन हम नदी के द्वीप हैं। अपनी इयत्ता के प्रति, अपनी पहचान के प्रति, अपने स्वर के प्रति, अस्तित्व के प्रति इतनी सजगता, तो अलगाव, एकाकीपन, पहचानहीन होना, ये सारे ये लक्षण हैं आधुनिकतावाद के। अब आप उन रचनाओं के नाम याद कीजिए जो पश्चिम में भी लिखे गए और हिंदी में भी उस दौर में आए। यानी 50 के आसपास से लेकर के एक लंबा सिलसिला चलता है। राजकमल चौधरी का पूरा साहित्य आपको दिखाई देता, मछली मरी हुई जैसी रचना या मुक्ति प्रसंग। एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है स्वयं को पा लेने की, स्वयं को महसूस कर लेने की। लेकिन वहां यह कोशिश नहीं है कि वह उसकी लेखक की, रचनाकार की या एक रचना की जो उपलब्धि है, वह उपलब्धि एक पाठक की भी उपलब्धि बनकर के स्वीकृत हो जाए। आधुनिकतावाद में आधुनिकता के दौर की तरह विचारधारा की आवश्यकता नहीं रह गई। मैं फिर से अपनी बातों को दोहरा लूं कि साहित्य में यदि आधुनिकतावाद की बात करें तो ये माना गया कि कला बाह्य से या समाज से जुड़ी हो, रचना समाज से जुड़ी हो, समाज के प्रश्नों पे, सामाजिक सवालों पे या विचारधारा से जुड़ी हो, संपृक्त हो, या आवश्यक नहीं, बल्कि किसी विचारधारा और बाह्य से अधिक इसे स्व की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। और यह अभिव्यक्ति भी किस तरह से कि यह कोई जरूरी नहीं कि यह पाठक या दर्शक या भोक्ता तक संप्रेष्य हो जाएगी। यानी संप्रेषणीयता भी इसके लिए अनिवार्य नहीं, रचना का कोई सामाजिक प्रयोजन हो यह अनिवार्य नहीं, कला और कलाकार के बीच संबंध हो यह भी अनिवार्य नहीं। एक कला को अपने आप में स्वायत्त और पूर्ण माना गया, साहित्य को, रचना को अपने आप में स्वायत्त और पूर्ण माना गया। प्रयोग के लिए, नवीनता के लिए, नएपन के लिए, शिल्प के आग्रह, शिल्प के प्रति एक विशेष आग्रह, सचेतनता इसमें दिखाई दे जाती है। और कई बार इस कारण इस प्रक्रिया में अनुभवों की अराजकता, अनुभवों की विशृंखलता भी रचना विशेष में आपको दिख जाएगी। आधुनिकतावाद बाह्य जगत से ज्यादा अंतर जगत की यात्रा में विश्वास करता है, या ये उसकी रचनात्मक तैयारी हो जाती है। इसमें प्रश्नों की बहुलता है। आधुनिकता का दौर उत्तर लेकर के आता था कि अगर शोषण है समाज में तो शोषण का निराकरण हो, कैसे हो। भेद है समाज में तो भेद से विभेद, भेद से अभेद की ओर हम कैसे जाएं। तो उसके पास एक मॉडल था उत्तर का। आधुनिकतावाद ने किसी भी ऐसे मॉडल के लिए अपनी आसक्ति नहीं दिखाई। इसने प्रश्नों को, समस्याओं को, जटिलताओं के चित्रण को ही अपना लक्ष्य बच रखा।
कोई उत्तर नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल कहानी पढ़ते हैं, उसमें उत्तर नहीं है। आप 5वें माले का फ्लैट पढ़ते हैं, आप बादलों के घेरे कहानी पढ़ते हैं, कोई उत्तर नहीं है। कहानी में हैप्पी एंडिंग हो जाए ये जरूरी नहीं है, वो हमारा अनुभव है। और लेखक इसलिए अपने अनुभव को, कि वह बाह्य के अनुभव के हिस्सा बन जाए, वो अपने अनुभव को स्थगित नहीं कर सकता। यानी स्व की चेतनता, स्व के प्रति आग्रह आधुनिकतावाद की एक विशेष उपलब्धि है, विशेष लक्षण है। तो मैं अपनी बात अब आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी आपकी ओर से? नहीं सर। और ये अमरनाथ जी वाली जो किताब है वो है सर, वो किताब है, उसमें भी आप देखेंगे तो आधुनिकता और आधुनिकतावाद का जो उदाहरण मैंने दिया है वो भारतेंदु और प्रयोगवादी दौर के, वो उदाहरण वहां भी देखिए। और दरअसल वो उदाहरण उन्होंने भी कहीं और से लिया है। तो मैं उस किताब का वो अंश भी आपको भेज देता हूँ, और कुछ चीजें और जो अंग्रेजी की है वो मैं आपको मेल कर दूंगा। जी सर, जी सर। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में उत्तर आधुनिकता पर कुछ बात कर सके। तो आप सबका धन्यवाद। उत्तर आधुनिकता में भी तो कुछ शब्द यही दोहराए गए हैं कि जैसे कि समय के अनुसार विचारों का नयापन, कि हम एक नए, तो सर ये इसको हम आधुनिकतावाद को उत्तर आधुनिकतावाद से कैसे अलग कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिएगा एक बात हमने कही थी कि ये जो आधुनिकतावाद है, इसके बीज कहाँ है? तो आधुनिकता में है जी। तो एक तरह से देखिए, अगर पूरा इतिहास की दृष्टि से देखिए तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रहा है यूरोप में, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ही देखिए भाई रिवॉल्यूशन कहाँ से होता है? भाई वैज्ञानिक प्रगति उनके पास है, उनके पास भाप का इंजन बनता है, उनके पास खोजें होने लगती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ते हैं, यही नए ज्ञान के प्रति उनकी ललक है। जी सर। उस ललक ने एक दूसरा चेहरा क्या प्रस्तुत किया कि भाई पूंजी को खपाना है तो उपनिवेश बनाना है। यानी एक तरफ तो आप मानवता की बात कर रहे थे, मनुष्य के कल्याण की, मनुष्य की मुक्ति की बात कर रहे थे, धर्म के बंधन से मुक्ति दिला रहे थे, अज्ञानता से मुक्ति दिला रहे थे, लेकिन एक नई कोशिश शुरू हो जाती वहीं पर उपनिवेश बनाने की। और उसी उपनिवेश बनाने का अंतिम चरण एक तरह से हमारे सामने प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व के रूप में दिखाई देता है। यानी आधुनिकता ने ही आधुनिकतावाद के लिए भी जगह बनाई, जिसे आप उत्तराधुनिकता कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात की कि उसके 3 चरण जो स्वीकारे गए, तो उत्तर आधुनिकता की शुरुआत भी एक तरह से इसी जो क्लासिकल आधुनिकता है, यानी जो पूंजीवादी आधुनिकता है, उसके बीज से ही होते हैं। फ्रेडरिक जेमिसन ने इसलिए इसको, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसको कहा है कि लेट कैपिटलिज्म की संतान कहा है इसको, यानी वृद्ध पूंजीवाद। पूंजीवाद जब आगे बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते उसके भीतर से उसकी जारज संतान है, उसकी उपज है ये उत्तराधुनिकता। तो इसके जन्म तो वहीं से ही, इसलिए लक्षणों की जो समानता है ना, दिखाई वहीं से देने लगती है। जी सर। भाई आधुनिकता ने कहा कि धर्म केंद्र में नहीं होगा, यही बात थी ना, धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में चला आंदोलन, कि भाई धर्म केंद्र में नहीं होगा, राजा का शासन धर्म के आधार पे, कोई जो पोप होगा, जो पुजारी होगा, वो धर्म के उसके कहे के हिसाब से आपका शासन नहीं चलेगा। आप संविधान बनाइए, आप कानून बनाइए। मैग्ना कार्टा इसी के लिए आया था भाई, एक कोशिश थी वहां पर। तो यानी एक केंद्र खत्म किया हमने, एक केंद्र को खत्म किया, लेकिन एक नया केंद्र ले आए। अब यह जो नया केंद्र था, यह राष्ट्र का जो केंद्र था, इसने दुनिया को 2 ध्रुवों में बदला, आप जान रहे हैं। एक नए केंद्र की शुरुआत हुई। उत्तर आधुनिकता ने कहा कि इसको भी तोड़ना है हमें। पोस्ट मॉडर्निज्म की जो मूल अवधारणा है वो है कि केंद्र कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल एकदम अपने समय के उदाहरण से अभी एक मोटी बात कहकर के, उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा।
कि देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म, आप देखिए कि उत्तर आधुनिकता ने या जो उत्तर आधुनिक विमर्शों ने, पोस्ट मॉडर्निस्ट विचारों ने हमारे समाज में या हमारी राजनीति में देखिएगा, स्त्री अस्मिता को लेकर के या जातिगत अस्मिता को लेकर के हमारे यहाँ अलग अलग समूह हैं। लेकिन जब एक दलित आइडेंटिटी को लेकर के, जिसको कहा गया कि ये उत्तर आधुनिकता की देन है, तो जिस दलित आइडेंटिटी के साथ हमारे समाज में बातें शुरू हुई, आप देखेंगे कि उसी दलित आइडेंटिटी के भीतर से अब ये भी बात उठ रही है कि दलितों के भीतर भी एक नए किस्म का जो ब्राह्मणवाद है वो पनप रहा है, या फिर उनके भीतर से ये भी बात उठती है कि जो दलितों में भी कुछ है, जो कुछ ही है जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यानी एक नया केंद्र तो बना, तो उसको, उसकी केंद्रीयता को तोड़ने के लिए फिर से बहस शुरू हो गई। उत्तर आधुनिकता दरअसल यही प्रस्तावित करता है कि केंद्र कुछ नहीं होगा, केंद्र कोई नहीं होगा, जहां नए केंद्र बनने की शुरुआत वहां से केंद्र शुरू हो जाएगा। जी सर। तो हम लोग, सर एक प्रश्न मेरा था, अपनी बात आज यहीं पर रोके, फिर अगले दिन हम लोग उत्तर आधुनिकता पर बात करेंगे।